हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। हमारे GVTI ई लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चल रहा है केमिस्ट्री 12th क्लास चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। उसका ये छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर है। अब तक हमारा हो चुका है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी के हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स हमारा लेक्चर 5 में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का कोई भी इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं पड़ता है, हमने लेक्चर 5 में पढ़ लिया ली-चैटलिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आज हमारा है लेक्चर 6 में सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब गैस को किसी लिक्विड में आप डिसोल्व करते हैं, उसे घोल देते हैं, जो नेचर में होता भी है, तो उस पे सोल्यूबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सा लॉ लगता है। तो आपने सुना हो शायद हेनरी लॉ उसमें लगता है, हेनरी लॉ उसमें लग जाता है। और हेनरी लॉ क्या कहता है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि गैस यहां पर सोल्यूट का काम कर रही है और लिक्विड यहां पर सोलवेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो गैस इन अ लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको एकदम रटी होनी चाहिए। इसकी 3 स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी, ये कुछ ऐसा कह रही है कि सोल्यूबिलिटी किसकी, गैस की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसी के प्रेशर के, या बोले तो पार्शियल वेपर प्रेशर। बताएंगे पार्शियल वेपर प्रेशर या सिंपल वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो सोल्यूबिलिटी भी गैस की और प्रेशर भी गैस का, ये आपने लिखा। दिस इज द ग्राफ ऑफ हेनरी लॉ। आप ये भी तो बोल सकते हो कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, हम ये भी बोल सकते हैं। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चीजें आपने पढ़ी, इक्वेशंस पढ़ी हैं, उनका ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन बनता है, y इज इक्वल टू mx। ये इक्वेशन का टाइप बनता है, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको ये पता होगा। तो ये ग्राफ बना सोल्यूबिलिटी वर्सेस पार्शियल प्रेशर का। अब मैथमेटिकली जब हेनरी लॉ को हम मैथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो वहां पर सोल्यूबिलिटी को लिखा गया है मोल फ्रैक्शन। मतलब सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मैथमेटिकली। इसको आप रट लीजिए। अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को ही क्या बोला गया है, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अगर हम नहीं निकाल सकते किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, जो उसने सोल्यूबिलिटी दे रखी होगी वही हम वैल्यू रख देंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है कि हम सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन के रूप में ना निकाल सकते। मोलैलिटी को हम आराम से मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पूरा डेटा दिया है तो, और वो देगा क्वेश्चन में। तो हम ये भी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम x से लिखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर या सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस। हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और यही हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ में, यही हम पढ़ते हैं हेनरी लॉ में। तो यह जब यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं, तो हमारा लग जाएगा हेनरी कांस्टेंट। तो सारा गैस का चल रहा है, तो हेनरी लॉ भी, हेनरी कांस्टेंट भी किसका होगा, गैस का होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेनरी लॉ, जो आपको किसी भी हालत में याद रखना है, आसान है। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रेशर पे आते हैं। ये डेफिनेशन लिखी है आपकी पार्शियल प्रेशर की, कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि मान लीजिए एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं, उनके पार्टिकल्स हैं। जैसे मैं ब्लू पेन से ए गैस के पार्टिकल्स बना रहा हूं और ब्लैक पेन से बी पार्टिकल्स, बी गैस के पार्टिकल्स मैंने बनाए।
तो इनके कारण जो प्रेशर होगा वो B का होगा और इनके कारण जो प्रेशर होगा वो A का होगा। ठीक है, तो A का जो पार्टिकल्स के कारण प्रेशर एक्सर्ट होगा आपस में टकराने पर और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे टकराने पर, वो A गैस का पार्शियल वेपर कहलाएगा। सिमिलरली B गैस के पार्टिकल्स का आपस में टकराना यानी कोलिजन करना विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यहां भी वो टकराएंगे क्योंकि ये मोशन में होते हैं। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या कहलाएगा? बी गैस का पार्शियल प्रेशर। इसको कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास दो गैस हैं A प्लस बी, आपके पास दो गैस हैं कंटेनर में। तो अगर आपको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A निकालना है तो अगर हम इनको जोड़ दिए होते, इनके प्रेशर को जोड़ दिया होता तो हमें क्या मिलता? P टोटल मिलता। तो डेल्टन्स लॉ यहां पर लगता है जो आपको रटा होना चाहिए। ये जब क्वेश्चन में लगता है बच्चों को समझ में नहीं आता ये कैसे लगाना है। X क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन है और P टोटल क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंटेनर। और PA क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A गैस। सिमिलरली PB क्या होगा? ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू P टोटल। दिस इज डाल्टन्स लॉ। ठीक है, ये कब लगाते हैं हम? जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस क्वेश्चन में दिया होता है। हम क्वेश्चन भी ऐसा एक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। तो पार्शियल वेपर आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा हेनरी लॉ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रेशर के यूनिट्स की और कन्वर्जन्स की। प्रेशर की यूनिट्स की और इसके कन्वर्जन्स की। तो बहुत सारी हमारी यूनिट्स हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे हमारे पास जो बड़ी यूनिट है दैट इज ATM। हमारा हम जो ब्रीथ करते हैं एयर को, ऑक्सीजन को, उसका प्रेशर कितना है? 1 ATM। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी यूनिट क्या है? बार। तो एक यूनिट हमने पढ़ी ATM और एक यूनिट पढ़ी हमने अभी अभी बार। तो ATM को बार में कन्वर्ट करने के लिए ये फैक्टर आता है। इसमें आप कम से कम इतना याद रखें, 1.013। ठीक है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, 1.013 आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है। इसके अलावा और कौन सी यूनिट है? बार के कारण। बार के कारण आपका बन सकता है मिलीमीटर Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी। एक यूनिट हमने पढ़ी मिलीमीटर Hg। मैं साथ के साथ कन्वर्जन्स भी लिख रहा हूं कि बार को अगर आप मिलीमीटर Hg में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली 1 मिलीमीटर Hg आपका बराबर होता है 1 टोर के, यानी 1 बार को हम लिख सकते हैं 760 टोर। सो अनदर यूनिट कम्स दैट इज टोर। इसके अलावा दूसरी जो यूनिट होगी आपकी पास्कल, आपने सुना होगा, दैट इज 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। अनदर यूनिट कम्स दैट इज पास्कल एंड वी कैन राइट पास्कल एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अनदर यूनिट कम्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट आपकी हो चुकी हैं प्रेशर की। वो कुछ भी दे सकता है, दो अलग अलग यूनिट्स दे सकता है प्रेशर की। क्वेश्चन में आपको सेम करनी आनी चाहिए। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप 1 ATM को पास्कल में कन्वर्ट करें। 1 ATM को ये कितने पास्कल के बराबर होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। ठीक है, ये आपका काम है। सो ये था हेनरी लॉ कि P इज इक्वल टू KHX फॉर्मूला। और सारा किसका डेटा हमने रखा? गैस का डेटा हमने रखा। एज यू नो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही आपकी KH की यूनिट होगी। अगर हम उल्टा लिखें, मोल फ्रैक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर रिप्रेजेंट करें तो हम यहां पर 1/KH लिख देंगे। ठीक है, तो कोई इसमें अंतर नहीं है। KH की यूनिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल भी सकती है, प्रेशर का उल्टा हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस को हमें यूनिट लेस रखना है तो इन दोनों की यूनिट कटनी चाहिए। तो KH की यूनिट को प्रेशर का उल्टा कर देगा। ऐसा भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये याद रखें
तो हमने ये पढ़ लिया था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यही एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में काम आएगा। तो पहला है कि CO2 गैस की सोल्यूबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इंक्रीज करने के लिए, सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है तो क्या बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे। तो बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, रटा होना चाहिए। रटा तो ठीक है, समझ में आना चाहिए कि हाई प्रेशर में बोतल को सील क्यों किया जाता है, क्यों किया जाएगा भाई सील। प्रेशर ज्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी। वो सॉफ्ट ड्रिंक की क्या जिसमें CO2 ना हो, ठीक है। मजा कैसे आएगा सॉफ्ट ड्रिंक का फिर। दूसरा, टू अवॉइड बैंड्स, बैंड्स क्या होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। जो आपके गोताखोर होते हैं, जो समुद्र की गहराई को नापने का काम करते हैं, मछली जैसे कपड़े पहनते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही ऊपर से, क्योंकि समुद्र की गहराई तो यार अपार है, कोई इसका मेजरमेंट नहीं, लेकिन जितना नीचे हम जा सकते हैं उतना नीचे जाने की हम कोशिश करते हैं। स्कूबा डाइवर्स, उनको क्या बोलते हैं हम, स्कूबा डाइवर्स। ये आपका नीचे जाएगा, ये उसकी बोट है, ये पानी नीचे जाएगा। जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। फॉर एग्जांपल आप पहाड़ पे हैं, जो पहाड़ पे जो चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स जो होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन टैंक वो साथ लेके जाते हैं। क्यों उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। जमीन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे प्रेशर ठीक है, सांस आता आराम से, और नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। आप देख सकते हैं माउंटेन पे एल्टीट्यूड जो है उसका हाई है, हाइट ज्यादा है, इसीलिए प्रेशर कम है। नीचे आए प्रेशर बढ़ गया, आराम से सांस आ रहा है, और नीचे जाएंगे और प्रेशर बढ़ेगा। और अगर प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ने के कारण जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी होगी, अब समुद्र में तो तरह तरह की गैसेस हैं, गैसेस आपके शरीर में कैसे भी प्रवेश कर सकती हैं, घुस सकती हैं। तो नाइट्रोजन भी घुस सकती है। नाइट्रोजन घुस गई तो क्या करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट करेगी, ब्लड में टॉक्सिक इफेक्ट करेगी, आपके फेफड़ों को फाड़ देगी, ठीक है, खतरनाक है। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए उनके जो ऑक्सीजन टैंक्स हैं उनको फिल कर देंगे हीलियम गैस से। आपके शरीर में हीलियम घुस जाएगी नाइट्रोजन की जगह, और हीलियम की जो सोल्यूबिलिटी है वो काफी लेस है ब्लड में, और हीलियम कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करती क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी ही कम है। नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, वो चली गई तो टॉक्सिक इफेक्ट कर सकती है। तो हीलियम हम भर देते हैं ऑक्सीजन टैंक्स में और वो आपके शरीर को नुकसान होने से बचा लेती है। तीसरी एप्लीकेशन इसकी थोड़ी सी फनी हो सकती है कि जो माउंटेन्स पे लोग रहते हैं उनको, अभी मैंने बताया था कि माउंटेन्स पे आपका जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम है, तो कम होने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सांस किससे लेंगे आप, ऑक्सीजन से लेंगे। ऑक्सीजन आपके शरीर में कम जाएगी। जब आप बीमार होते हैं तो हमारा दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता है, आप जानते हैं, आप पढ़ नहीं सकते ढंग से, आप ध्यान नहीं लगा सकते किसी काम में, ऐसा होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, आराम करने का मन करता है, वो बीमार होने की अवस्था है। हम बात कर रहे हैं जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कम मिलता है। ऑक्सीजन कम मिलने से क्या होगा, उनके शरीर में ब्लड सप्लाई कम होगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम होने से क्या होगा, ब्रेन तक ब्लड उतना नहीं पहुंचेगा जितना पहुंचना चाहिए, दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, सेल्स उतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, तो उनको ये दिक्कत हो जाती है, अनोक्सिया। पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स बिकम अनेबल टू वर्क, उनका जो ब्रेन है, ब्रेन बिकम्स अनेबल टू वर्क प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम है हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो सोल्यूबिलिटी भी ऑक्सीजन गैस की कम होगी, ब्लड सप्लाई उतना होगा नहीं, ब्रेन काम करना थोड़ा बंद कर देगा। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, अनोक्सिया। तो ये 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम बात कर रहे हैं गैस इन लिक्विड की। अब आप कहेंगे ये तो हमने अभी भी पढ़ा था, सॉलिड इन लिक्विड में भी पढ़ा था, वो सॉलिड इन लिक्विड का था, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक का यहाँ पर जिक्र नहीं है।
तो यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल करूं कि समर में या विंटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्वेश्चन इसी का आएगा और किसी चीज का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो किस सीजन में ज्यादा जिएंगे, लाइफ उनकी कहां पर ज्यादा कंफर्टेबल होगी? तो आमतौर पे किसी भी प्राणी से सवाल पूछोगे, किसी भी इंसान से सवाल पूछेगा, बोलेगा समर, क्योंकि हम भी समर में कंफर्टेबल होते हैं, जबकि आंसर गलत है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आपको ज्यादा कहां मिलेंगे? विंटर्स में मिलेंगे। उनकी जो लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल है वो है आपकी विंटर्स में। अब सवाल उठता है क्यों? तो देखिए भाई, आपने पढ़ा P = KHX। हम सांस अगर 1 ATM पे लेते हैं तो मछली भी किस पे सांस लेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स भी किस पे सांस लेंगे? 1 ATM पे ही लेंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं x = 1/KH, और वी कैन से x is inversely proportional to KH। x क्या है? solubility, and you know what is KH? Henry's constant। और जितने भी ये KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट्स आपने देखे हैं जनरली केमिस्ट्री के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाए जाते हैं टेम्परेचर के। टेम्परेचर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेंगे। तो KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब समर में क्या होगा? समर में क्या होगा? टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है। विंटर्स में टेम्परेचर आपका कम होता है। तो टेम्परेचर अगर कम कर दोगे, टेम्परेचर अगर कम कर दोगे तो KH भी घट जाएगा। KH अगर घट गया तो X बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अगर आप टेम्परेचर घटाते हो, विंटर करते हो, तो KH भी घटता है, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती है। तो दो गैसेस का आपके बुक में जिक्र है, दो गैसेस का ही वो पूछेगा। सांस लेने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का लिखना है। क्वेश्चन आएगा कि वाई, पूछेगा कि किस जोन में, किस सीजन में आपके एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबली लाइफ जीते हैं। इन विच जोन, इन विच सीजन एक्वेटिक एनिमल्स लिव more comfortable life? So answer is in winters, because the solubility of oxygen is more in winters because of less temperature। less temperature होने की वजह से क्या हुआ? and because of low value of KH, because KH decreases with temperature, solubility of oxygen gas increases with it। ये आपको आंसर मैंने मैथमेटिकली बताया, थ्योरेटिकली बताया। अब चलते हैं, ये था हेनरी लॉ। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2.6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरी लॉस कांस्टेंट। KH पूछ रहा है, पता लग रहा हो क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। देखिए, कुछ दे रखा है कि H2S एक टॉक्सिक गैस है, हार्मफुल गैस है, जो क्वालिटेटिव टेस्ट्स वगैरह जो हम करते हैं केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए उसमें यूज होती है। तो इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S, सोल्यूबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था? मोल फ्रैक्शन बताया था, प्रेफरेबली मोल फ्रैक्शन। अगर हम निकाल सकते हैं तो हम निकालेंगे। अब कोई बच्चा कह देगा मैं तो निकाल ही नहीं सकता, मैं तो ये पुट करूंगा, तो निकालना सीखो भाई, निकालना सीखो। इन वाटर एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 ATM। किसी किसी बुक में 1 बार भी लिख देता है, इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, ज्यादा अंतर है नहीं इसमें। 1 ATM और बार में ज्यादा फर्क नहीं है, आप 1 बार भी लिख सकते हो। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो हमने पढ़ा P = KHX। एसटीपी कंडीशन पे ये तो बच्चों को याद रहता है। एक चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज आती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उनकी कंसंट्रेशन कितनी कर देते हैं हम?
यूनिट ही कर देते हैं, यानी 1 मोलर कर देते हैं, 1 मोलर कर देते हैं। मोलर ज्यादातर जो कंसंट्रेशन यूज होती है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का अपना अपना यूज है। तो KH हमें इस क्वेश्चन में निकालना, तो KH भैया क्या होगा? KH होगा P/X। ठीक है, कौन से गैस की बात कर रहा है? H2S की। तो प्रेशर भी उसी का रखेंगे, KH भी उसी का निकलेगा और X भी सोल्युबिलिटी भी यानी मोल फ्रैक्शन H2S का हम रखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं H2S तो गैस है, इसको डिसोल्व करा गया है पानी में। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें जो चीजें दे रखी हैं वो दे रखी है कि सोल्यूट हमारा H2S है और सोलवेंट हमारा वाटर है। ठीक है, हमें दे रखा था मोलैलिटी 0.195 मोल अपॉन केजी। तो याद कीजिए, जब मैंने मोलैलिटी का सिग्निफिकेंस आपको बताया था लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में, तो याद कीजिए अगर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग मास ऑफ सोलवेंट तो हम यहां पर क्या लिखते थे? 1 kg, और ये हम फॉर्मूले शॉर्ट फॉर्म में लिख देते थे। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है? H2S। कनेक्ट कर दीजिए, ये है 0.195 मोल एंड यू कैन सी मास ऑफ सोलवेंट इन kg is 1 kilogram, so we can write it as 1000 gram. And what is molar mass of water? 18 gram per mole. अब इस चीज को आप याद कर लो, जब भी 1 किलो पानी होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1000/18 गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस वैल्यू को आप याद कर लो कि 1000/18 कितना होता है? 55.55। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आगे दोनों के, सोल्यूट और सोलवेंट के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो हमें क्या निकालना था? X ऑफ H2S, यानी X ऑफ गैस, गैस क्या थी? H2S थी। तो क्या हम ये नहीं लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर? और क्या हमारे पास दोनों नहीं है? दोनों है। ये रहा Na लिखा है, ये NB लिखा है और ये भी NB है। NB है हमारे पास 0.195, NB है हमारे पास 0.195 और Na कितना है? 55.55। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको, ये आ रहा है 0.195 डिवाइड बाय 55.745। तो हमें तो KH निकालना था, हमें KH निकालना था। KH क्या था? P/X। P कितना है? 1 atm। STP पे जो भी गैस दे रखी है, जो भी गैस दे रखी है, जो भी सब्सटेंस दे रखा है, गैस ही होगी हेनरी लॉ में। 1 atm रख दो तो 1 ऊपर आ गया 1 atm। इसको डिवाइड कर दें अगर X से, तो X है आपका 0.195 डिवाइड बाय 55.745, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका आंसर आने के लिए बिल्कुल तैयार है 285। इसको डिवाइड कर देंगे 285.87 और यूनिट क्या होगी? जो प्रेशर की यूनिट चल रही थी दैट इज ATM। तो ये था हमारा हेनरी लॉ, उसका न्यूमेरिकल, उसका कॉन्सेप्ट, जितना भी हो सकता था मैंने सारा आपको बता दिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब आप इसके अगला इंटेक्स क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कौन सा था? 2.6 था। अगला आपका ये एग्जांपल है 2.4, इसको ट्राई कीजिए। इंटेक्स क्वेश्चन 2.7, इसको ट्राई कीजिए। 2.7 इंटेक्स क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा सोडा वाटर, है ना? सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है? जब CO2 को पानी में मिला दिया जाए तो पानी का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा ना। तो पानी सोडा वाटर हो चाहे कुछ भी वाटर हो, कुछ भी लिख दे, वो लाइम वाटर हो, लाइम वाटर तो अलग चीज है, चलो कुछ भी लिख दे भाई, सोडा वाटर, पैक्ड वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ तक रखते हैं हम आज के लेक्चर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। कल का जो वीडियो बनेगा, कल के जो लेक्चर होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर 7th लेक्चर, उसमें हम डेल्टन्स लॉ को यूज करेंगे हेनरी लॉ में, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, KH में जो भी पूछा होगा क्वेश्चन में वो हम करेंगे। एक चीज का ध्यान रखें, सोल्यूबिलिटी का मतलब है मोल फ्रैक्शन। इफ यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन प्लीज कैलकुलेट इट। और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट ना कर सको, जैसे अभी हमने किया मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किया। तो आप उसको सीखें, अच्छे से सीखें। हेनरी लॉ का कांस्टेंट, हेनरी लॉ के क्वेश्चंस, कुछ भी पूछा हो आप आराम से
निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन हमने पढ़े, उनको शब्दों में लिखना सीखे, मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी बताया, तो बुक से देखें, उनसे कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल स्कोर करना सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ईजी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।